बच्चों, आज हम करेंगे आपकी साय में धूप, दुष्यंत कुमार की लिखी हुई गज़ल है बच्चों। साय में धूप, साय का अर्थ होता है बच्चों छाया, यानी कि छाया में भी धूप का जो अनुभव है, एहसास है, वो कैसे होता है। गज़ल है ये दुष्यंत कुमार की लिखी हुई, और इसमें कवि ने किस समय का वर्णन किया है और किन परिस्थितियों के ऊपर, किन बातों के ऊपर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है, वो मैं बताऊंगी आपको। कि कवि ने बताया है कि आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले, यानी कि जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के पराधीन था हमारा देश, हमारा राष्ट्र, तो उस समय हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने हमारी भारतीय जनता से आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेने के लिए बड़े बड़े वादे किए। यानी कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, मिलकर हमें संघर्ष करना है और उसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दुख या पीड़ा हमें सहन नहीं करनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं जीवन जीने के लिए व्यक्ति के, वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन कवि कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो परिस्थितियां सामने हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कवि को नज़र नहीं आता। और आज़ादी के बाद भी हमारे ही देश में, हमारे ही राष्ट्र में जो स्वतंत्रता रूपी या आज़ादी रूपी वृक्ष या दरखत हमने रोपा था, उसकी छाया में भी धूप सहन करनी पड़ रही है। अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, पीड़ा हैं, जिनमें अज्ञानता है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, यहाँ तक कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी किसी को उपलब्ध नहीं हो रही हैं, प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो कवि को जब ये सब कुछ नज़र आता है, तो हमारे ही देश के बड़े बड़े जो राजनैतिक ठेकेदार हैं, शासन सत्ता जिनके हाथों में है, उनके ऊपर करारा व्यंग्य अपनी गज़ल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने किया है। तो क्या सोचा था आज़ादी से पहले, किस प्रकार से लोगों ने अपना बलिदान दिया था, अपने प्राणों तक की आहुति उस आज़ादी रूपी यज्ञ में डाल दी थी, और उसके परिणाम स्वरूप जो परिणाम सामने आए, तो वो उन सब से कवि जो है वो संतुष्ट नहीं हैं, और अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी गज़लों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से विद्रोह का जो स्वर है वो समाज में उठाते हैं, लोगों को जागरूक वो करना चाहते हैं कि किस प्रकार से वादे किए गए थे और जो एक भी वादा है वो निभाया नहीं गया है। तो अपनी गज़ल के माध्यम से उन्हीं शासन सत्ताधारियों के ऊपर व्यंग्य कवि ने किया है। तो देखो बच्चों, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, शेरो शायरी है बच्चों, गज़ल है ये दुष्यंत कुमार की लिखी हुई। कहाँ तो तय था, तय यानी कि निश्चित किया गया था, वादे किए गए थे, चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा शब्द का अर्थ है चिराग, रोशनी, दीपक, प्रकाश, सुख सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं। कि कहाँ तो ये निश्चित किया गया था आज़ादी से पहले कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो प्रत्येक घर में हर प्रकार की सुख सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। मयसर शब्द का अर्थ होता है बच्चों उपलब्ध होना, प्राप्त होना। और आज हालात ऐसे हैं आज़ादी के बाद कि पूरे शहर में भी किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहाँ तो राजनीति के बड़े बड़े ठेकेदारों ने, राजनेताओं ने जब आज़ादी के लिए बलिदान आम जनता से, भारतीय जनता से, जनसाधारण से मांगा जा रहा था, तो बड़े बड़े वादे उनसे किए थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक घर में मिलेंगी। और आज हालात या दशा या परिस्थितियां ऐसी हैं कि पूरे शहर में भी वो सुख सुविधाएं नज़र नहीं आती। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं कि दरख्त यानी कि वृक्ष, दरख्तों वृक्षों की छाया में, साए मतलब छाया। तो कवि उन शासन सत्ताधारियों के ऊपर व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि हमने अपने देश में ये आज़ादी रूपी जो दरख्त है, वृक्ष है, वो इसलिए लगाया था, आज़ादी या स्वतंत्रता
बड़े बलिदानों से इसलिए प्राप्त की थी ताकि हम इसकी छाया में आराम से सुख सुविधाओं के साथ बिना किसी दुख और पीड़ा के अपना जीवन जी सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कवि का जो मन है वो ये करता है, वो बहुत ही पीड़ित है, दुखी है, निराश है ऐसी बातों से, और इसीलिए व्यंग्य किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से कि मन करता है कि इस देश से, इस राष्ट्र से हमेशा के लिए कहीं पे चले जाएं। इसीलिए साय का जो अर्थ है बच्चों छाया, कि दरख्तों की छाया में ही जब धूप का एहसास हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, तो ऐसे देश में, ऐसे राष्ट्र में रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए कवि ने कहा है कि अब तो यहाँ पे दरख्तों की छाया में भी, आज़ादी रूपी वृक्ष की छाया में भी, अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में अनेक तरह के जो अत्याचार हैं, अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, मुसीबत हैं, वो सहने पड़ रहे हैं और इसीलिए मन करता है कि हमेशा के लिए कहीं पर चले जाएं। आगे देखो, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। गरीब लोगों का वर्णन करते हुए हमारी जो भारतीय गरीब जनता है, किस प्रकार से राजनेता या बड़े बड़े जो लोग हैं उनका फायदा उठाते हैं, किस प्रकार से वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कवि अपनी गजलों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से उनको जागरूक करना चाहता है। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। कमीज यानी कि वस्त्र, कपड़े। अगर गरीब लोगों के पास अपना तन ढकने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि पाँव से ही अपने पेट को ढक लेते हैं। यानी कि जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी दशा, जैसा भी जीवन उनको मिला है उसी में जीने के लिए वो मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब मतलब सही है, उपयुक्त है। और ऐसे ही लोग जो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाते, किसी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, इस सफ़र के लिए, ऐसी भ्रष्ट राजनीति के लिए, जो भ्रष्ट राजनीति कवि को नज़र आती है अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में, तो वो लोग बिल्कुल मुनासिब हैं, सही हैं। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। तो ईश्वर भी, भगवान भी, खुदा भी गरीब लोगों का साथ नहीं देता। तो कवि क्या कहते हैं, खुदा नहीं ना सही। अगर गरीब लोगों के साथ ईश्वर या भगवान भी नहीं है, उनकी सहायता नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब सही। हमेशा ही मनुष्य को एक अच्छा ख्वाब, एक सपना संजोकर रखना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि उसको पूरा करने का प्रयास वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से कर सके। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। नज़र आँखों में, नज़ारा सपना, हसीन अच्छा। हमेशा ही व्यक्ति को अपनी आँखों में एक बहुत अच्छा सपना जो है संजोकर रखना चाहिए, ताकि उसको पूरा करने का जो प्रयत्न है वो करे, प्रयास करे, अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक हो। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि गरीब जो लोग होते हैं, गरीब जो जनता होती है, अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि शरीर ढकने के लिए भी वस्त्र उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो वो पाँव को मोड़कर ही अपने पेट को ढक लेते हैं, अर्थात वैसे ही परिस्थितियों में जीना सीख लेते हैं, मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। और यही लोग, कवि ने कहा है करारा व्यंग्य करते हुए राजनीतिक ठेकेदारों के ऊपर, कि बिल्कुल सही है उनके इस सफ़र के लिए, ऐसी भ्रष्ट और गंदी राजनीति के लिए। उसके बाद कवि क्या कहते हैं कि ईश्वर भी अगर गरीब लोगों का साथ नहीं देता तो गरीबों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आंखों में, अपनी नज़रों में एक अच्छा सपना लेकर जीना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं कवि, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का अर्थ होता है बच्चों निश्चिंत, आश्वस्त। कि राजनीतिक ठेकेदारों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कवि दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं कि हमारे जो शासन सत्ताधारी बैठे हुए हैं वो निश्चिंत हैं, मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं कि वो मेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को किसी भी प्रकार से पिघला नहीं सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ कि मेरी आवाज़ का जो असर है, मेरी आवाज़ का जो प्रभाव है, यानी कि मेरी लेखनी का, मेरी रचनाओं का, मेरी गज़लों का, मेरी शेरो शायरी का, वो समाज के ऊपर देखने के लिए मैं व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ कि लोग किस प्रकार से जागरूक होते हैं और किस प्रकार से
इन सारी भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। 13 निजाम है सिलदे जुबान शायर के। निजाम होता है शासन, सत्ता, सरकार। तो उन्हीं राजनीतिक ठेकेदारों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कवि क्या कहते हैं कि तेरा ही निजाम है, तेरा ही शासन है, तेरी ही सत्ता है, तेरी ही सरकार है, और तुम क्या कर सकते हो, सिल दे, बंद कर सकते हो जुबान शायर की, मुझ जैसे शायरों की, मुझ जैसे कवियों की, जो तुम्हारी भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं, उनकी जुबान को तुम सिल सकते हो, बंद कर सकते हो, यानी कि लिखने के ऊपर पाबंदी लगवा सकते हो। ये इतिहाद जरूरी है इस बहर के लिए। बहर यानी कि हवा, सफर भी हवा कह सकते हो, राजनीतिक सफर कह सकते हो। इतिहाद सावधानी, और उनको चेताते हैं कवि, और तुम्हारी इस भ्रष्ट राजनीति को आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की जो सावधानी है वो बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम जैसे जो कवि हैं एक ऐसी आवाज बुलंद करेंगे कि जनता जो है वो जागरूक हो उठेगी और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेगी। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, तले होता है नीचे, गुलमोहर एक खुशबूदार और बहुत ही सुंदर फूलों के वृक्ष का उदाहरण यहाँ पे कवि ने दिया है बच्चों। गुलमोहर के दो अर्थ हैं, दोनों पंक्तियों में गुलमोहर शब्द का गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। पहला जो गुलमोहर आया है पंक्ति में उसका अर्थ है कि अपना घर, अपना नगर, अपना देश। अगर हमें अपना जीवन बहुत अच्छे से, आराम से, शांति से जीना है तो अपना घर, अपना नगर, अपना प्रदेश, अपना राष्ट्र, वहाँ पे सुखपूर्वक उस बगीचे में, उस आंगन में, यानी कि अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में, अपने ही घर में, अपने ही नगर में, वहाँ पे हमें जीना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गैर की गलियों में, दूसरों के शासन में। जब शासन ही दूसरों के हाथों में हो, यानी कि गुलामी या पराधीनता अगर हमारे ऊपर हो और हमें मरना है, यानी कि अपने प्राणों को न्यौछावर करना है, तो गुलमोहर के लिए यहाँ पे शब्द का अर्थ है कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से दुष्यंत कुमार जी ने जो हमारी राजनीतिक भ्रष्टाचार है बच्चों, उसके ऊपर प्रकाश डाला है, उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है कि कहाँ तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हर प्रकार की सुख सुविधा जो है वो लोगों को दी जाएगी, किसी प्रकार का कष्ट या पीड़ा हमारे भारतीय जनता को नहीं होगा। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, तो किसी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, किसी प्रकार का जो परिवर्तन है, आम जो हमारी जनता होती है, गरीब जो हमारा वर्ग होता है, उसमें देखने को कवि को नहीं मिलता, और इसीलिए अपनी गज़ल के माध्यम से आवाज़ बुलंद कवि करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, उनका जो जवाब है आपने कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चिराग जो है वो किसका प्रतीक है? चिराग किसका प्रतीक है? दरखत शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है या किस भाषा का शब्द है? साय का क्या अर्थ है? और साय में धूप जो कविता है इसमें किस समय का वर्णन कवि ने किया है? थैंक यू बच्चों।